नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आप देख रहे होंगे कि आज हम लोग ग्रामीण परिवेश का एक और अध्याय आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। हम लोग जब सिलेबस को कवर कर लेंगे तो सिलेबस को कवर करने के बाद में आपके सिलेबस में जो नहीं दिया हुआ, जैसे भूमि पैमाइश और लेखपाल से संबंधित कार्य, तो जो कुछ लेखपाल के व्यावहारिक रूप होते हैं और लेखपाल जो कार्य करते हैं उसके संबंध में भी हम लोग वीडियो के माध्यम से जो सिलेबस कवर करेंगे। सिलेबस का 60-70% आपको कवर किया जा चुका है। ये सब चीजें आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और 2 इनिशिएटिव हमारी द्वारा चलाई जा रही है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, निःशुल्क है। इसमें क्या होगा, आपको करना क्या है, ठीक है। पहला है हमारा टेलीग्राम चैनल लर्न विद फोकस, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना पड़ेगा और प्लस इसके वीडियो आपको प्रॉपर वे में एक पर डे मिलते रहेंगे, जिससे कि आपकी संपूर्ण तैयारी बिल्कुल निःशुल्क हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि जब हम लेखपाल की परीक्षा संपन्न हो जाए तो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग आके हमारे सम्मुख ये कहे कि नहीं, हमने आपके इस चैनल से तैयारी की थी और हमारा सिलेक्शन हो गया। हमारे लिए भी एक उपलब्धि की बात होगी कि अगर कोई यह कहेगा कि हमारे चैनल से सिलेक्शन आपका हो गया है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल मेहनत करते रहे, नो डाउट। लेखपाल बनने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ तैयारी करनी है, अच्छी से पढ़ाई करनी है। तो आज हम लोग चीजों को स्टार्ट करेंगे। देखिए, जितने भी चैप्टर आपके दिए हुए हैं उस चैप्टर में ग्राम विकास से संबंधित है। अब ग्राम विकास में भी भूमि सुधार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि भाई भूमि सुधार। आप जानते होंगे कि जो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, किसके तहत प्रथम संविधान संशोधन, वो भी भूमि सुधार से रिलेटेड था। अब भूमि सुधार को देखने से पहले हमको थोड़ा स्वतंत्रता के पहले चलना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के पहले किस प्रकार की स्थितियां भारतीय संदर्भ में थी और जो स्थितियां भारतीय संदर्भ में थी क्या वो भारत के लिए उपयोगी थी कि नहीं थी, और किस प्रकार से उन चीजों से या उन नियम कानूनों से चीजों को हमने लिया है और आज के संदर्भ में हमारे लिए रिलेवेंट है, उपयोगी है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी भी लगभग 67% किसान है, ठीक है। पहले अभी हम लोग देखेंगे जो क्षेत्र है, जिसको क्षेत्र कहिएगा, ठीक है, इसका जो तत्सम रूप होता है वो खेत, ठीक है। क्षेत्र का बंटवारा हम लोग किस प्रकार कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, क्या कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं, कुछ लघु किसान होते हैं, मध्यम किसान होते हैं। तो इन सब चीजों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देख लेंगे कि अभी भी मान के चले 67% ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 67% किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत की क्या भूपरिस्थितियां थी, उनके विषय में बात करेंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं भूमि सुधार से संबंधित कानून, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित कानून, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे जो भूमि से संबंधित कानून है वो किसका विषय है, वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर यह राज्य सूची का विषय है तो इस पर जो नियम और कानून है वो कहीं ना कहीं राज्य के द्वारा बनाए जाएंगे। तो देखिए इसमें थ्योरी से आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यही बताइए कि कितने प्रतिशत किसानों के पास में, मतलब कितने प्रतिशत किसान आपके सीमांत किसान हैं, क्योंकि सीमांत किसान के अंतर्गत 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है वो आती है। कितने प्रतिशत जो ज्योतिहीन किसान है, ठीक है, कितने प्रतिशत ऐसे किसान हैं
जो जिन्होंने अपनी जो भूमि है वो मतलब क्या कहते हैं, एक समझौते के थ्रू पट्टे पे दे रखी है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है जो इससे पूछे जाएंगे। तो ये था दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। पहली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि कितने प्रतिशत के पास में 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो आपने देखा 67% किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। अगर हम लोग बात करते हैं भूमि संबंधित कानून, तो भूमि संबंधित कानून क्या होगा, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची यानी आप जानते हैं कि इस पे कानून जो बनाएगी वो राज्य बनाएगी। अब बात करते हैं कि जैसे कि हम भूमि सुधार की बात करेंगे तो सब थोड़ा सा इसके हम लोग पीछे जाते हैं, स्वतंत्रता की हम लोग बात करेंगे। लेकिन देखिए होता क्या था कि जो ये भूमि हुआ करती थी, ये भूमि पहले बड़े बड़े जो जमींदार हुआ करती थी उनके पास हुआ करती थी। अगर हम स्वतंत्रता के साथ समय बात करें तो लगभग 57% भाग पर जमींदारी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, 57% भाग पर आपकी क्या थी, जमींदारी व्यवस्था लागू थी। अब देखिए जमींदारी व्यवस्था आप जानते होंगे, बड़े बड़े टाइप जमींदार, यानी कि अब छोटे लोगों के पास कुछ रहेगा ही नहीं तो वो अपनी जीविका कैसे चलाएंगे। तो इसी संबंधित बात में आपको कानून बनाया गया, इस पे इम्प्लीमेंटेशन हुआ। लेकिन जो आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यही है कि 67% किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। भूमि सुधार संबंधित काम राज्य सूची का विषय है, इस पे कानून राज्य सूची बनाएगा। और लगभग जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपके 57% भाग पर क्या थी, आपकी जमींदारी व्यवस्था लागू थी। अब स्वतंत्रता पूर्व की भूधारण पद्धतियों पे बात करें कि स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रकार की भू पद्धतियां लागू थी, तो इस संदर्भ में आप लोगों ने कानून भी सुना होगा, जैसे रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, जमींदारी प्रथा, जिसे हम लोग इजारदारी प्रथा के नाम से भी जानते थे। तो ये सब कानून आपके स्वतंत्रता के पूर्व हुआ करते थे। इन कानूनों के संदर्भ में हम लोग विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब आपके इतिहास का भी पार्ट होगा। इतिहास में भी चीजों को देखा जाएगा, इतिहास में भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, लेकिन क्या है उसके कुछ मेन फीचर्स हैं, कौन सा कानून है कौन सा कानून नहीं है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व की भूधारण पद्धतियां, स्वतंत्रता पूर्व भू धारण पद्धति, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप लोग जानते हैं कि इस समय जो व्यवस्था थी मुख्य रूप से 3 व्यवस्था लागू थी, मतलब एक समय में नहीं, समय अंतराल में 3 व्यवस्था लागू थी। उसमें जो आपकी पहली व्यवस्था थी जिससे कि हम क्या कहते थे, स्थायी बंदोबस्त। ये क्या थी, किसने लागू की थी, कब लागू हुई थी, इसमें हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, आप किताब में पढ़ सकते हैं। ये आपके जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास ने आधुनिक इतिहास, उस आधुनिक इतिहास का भी पार्ट है। सिर्फ हम लोग यहाँ पर देखेंगे मोटा मोटी। आपसे पूछ सकता है कि बताइए स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन भूधारण पद्धति थी कि नहीं थी, तो इसके लिए आपको इन चीजों को जानना जरूरी है। तो इसमें पहला क्या था, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त को हम लोग अन्य नामों से भी जानते थे, जैसे जागीरदारी, मालगुजारी, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। इसके आगे हम लोग बात करेंगे तो आपका क्या हुआ था, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ये 3 प्रकार की जो भूधारण पद्धति थी वो भूधारण पद्धतियां लागू थी, जिसके तहत होता क्या था कि किस प्रकार से कौन जो आपकी लगान कहिए, ठीक, उसका वसूल करेगा। ठीक है, किस प्रकार जो व्यवस्था थी लागू थी, क्योंकि जाइए आज भी देखते होंगे कि अगर हमारी सारी व्यवस्था संचालित हो रही है तो वो किस प्रकार संचालित हो रही है, वो इसी बेस पे संचालित हो रही है कि हम भाई गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, टैक्स ही उसका
मेन सोर्स है, इसी बेसिस पे काम चलता है। तो ये स्वतंत्रता के पूर्व भी ये सब चीजें लागू थी। हालांकि ये चीजें भारतीयों के फेवर में नहीं थी। क्यों नहीं फेवर में थी? क्योंकि जो आपके अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग का क्या मेन उद्देश्य था? अंग्रेज लोगों का मेन उद्देश्य यही था कि यहाँ पर किस प्रकार से ज्यादा हम शोषण भारतीयों का करें, ठीक है, और यहां से वो कच्चे माल को ले जाया करते थे, फिर उन्हीं को फाइनल अंतिम रूप देके जो अंतिम उत्पाद होता था वो बेचा करते थे, जो आप जानते थे, जिसपे जो टैक्स थे काफी ऊंचा हुआ करते थे। तो इन सब चीजों को धीरे धीरे जब भारत आजाद हुआ तो भारत के आजाद होने के बाद में इसमें सुधार किया गया। आपने देखा है कि 57% क्या थी, जमींदारी व्यवस्था लागू थी। कब? आपके जब भारत आजाद हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके स्वतंत्रता पूर्व भूधारण पद्धति के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग उसके आगे जो अगला टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो श्रेणी होती है भूमि क्षेत्र के अकॉर्डिंग, उस श्रेणी को हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन आपके सीमांत किसान होंगे, कौन लघु किसान होंगे, कौन मध्यम किसान होंगे, उसको देखेंगे। फिर जो लेटेस्ट डाटा है उस लेटेस्ट डाटा को हम लोग नए संदर्भ में देखेंगे, क्योंकि डाटा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके ज्यादा से ज्यादा। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि भू क्षेत्र के आधार पर हम लोगों ने जो किसान की श्रेणी डिसाइड की है उस श्रेणी को हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे श्रेणी, और अगला फिर भूमि क्षेत्र, ठीक है। यदि आपको हेक्टेयर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जब हमारा अगला लेक्चर आएगा भूमि पैमाइश का, तो उस भूमि पैमाइश के अंतर्गत हम लोग कन्वर्जन देखेंगे कि जैसे आपसे अभी पूछ ले कि 1 एकड़ कितने वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो आज भी जो भूमि पैमाइश की पद्धति होती है उसमें हम लोग जरीब का प्रयोग करते हैं। जरीब कितने प्रकार की होती है, जो और भी कन्वर्जन होगा उन चीजों को जब हम नए सिलेबस समाप्त कर लेंगे, आपके सिलेबस में 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जहां पर लेखपाल के कार्य होंगे और प्लस भूमि पैमाइश, क्योंकि भूमि पैमाइश और लेखपाल की कार्य नो डाउट आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन इससे 2 से 3 क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाएंगे, चाहे वो चकबंदी की परीक्षा हो चाहे राजस्व लेखपाल की परीक्षा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम निश्चिंत रहिए। बस अभी क्या करिए, अभी चीजों को रख लीजिए। ये पढ़ाने का कुछ खास उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रकाशन की पुस्तकें हैं उसको मैंने देखा तो इस चैप्टर से आप तक अभी तक जितनी भी परीक्षाएं लेखपाल की हुई है इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। लेकिन पढ़ाना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपके सिलेबस में है। तो हम लोग श्रेणी के आधार पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले सीमांत जोत या सीमांत जिसे किसान कहते हैं, तो सीमांत जोत, इस सीमांत जोत के अंतर्गत होगा क्या, लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है। यानी उससे हम सीमांत किसान कहेंगे जिसके पास में क्या होगी कि आपकी जो भूमि होगी वो 1 हेक्टेयर से कम होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है कि भारत के संदर्भ में अभी भी 67% क्या है, सीमांत किसान ही है, यानी जिनके पास में जो भूमि है वो बहुत कम है। अगला हम लोग लघु जोत की बात करते हैं। लघु के बाद में आपका अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, मध्यम जोत, फिर बृहद जोत, बृहद जोत, ठीक है। अब देखिए इसमें 1 से कम हो गया, इसमें क्या होगा 1 से 2, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, 4 से 10, और बृहद जोत में क्या होगा जो 10 हेक्टेयर से अधिक है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन देखिए ज्यादातर पूछते क्या आज मध्यम किसान पूछ लेंगे, इन्होंने तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन है नहीं ऐसे कुछ। सीमांत जोत क्या होगा, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि क्षेत्र हो, ठीक है। मध्यम जोत क्या होगा, जिसके पास में 4 से 10 हेक्टेयर के आसपास के पास हो, ठीक है। और बृहद जोत क्या होगा, जिसमें 10 हेक्टेयर के 10 हेक्टेयर से अधिक, जिसके पास में, यहां तक 10 हेक्टेयर हो गया, 10 हेक्टेयर से अधिक होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कुल मिलाकर किस
किस प्रकार से श्रेणी के आधार पर हम लोगों ने भूमि क्षेत्र को डिवाइड किया है। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में भूमि सुधार क्या होता है, भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है, भूमि सुधार से फायदे क्या है, और भूमि सुधार क्यों इसकी इतनी जरूरत थी। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, जब मैं आपको पॉलिटिक्स कक्षा पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें बताया था कि जो आपकी 9वीं अनुसूची थी, वो 9वीं अनुसूची क्यों इंपॉर्टेंट थी। 9वीं अनुसूची इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी कि आप देख रहे हैं कि पहले बात तो साहूकार टाइप के लोग हुआ करते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी भूमि हुआ करती थी। बहुत सी ऐसी भूमि थी जो कहीं ना कहीं जब भारत आजाद हुआ तो पता नहीं थी किसकी भूमि थी। तो भूमि सुधार का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने जमींदारों से जमीन ले ली, प्लस ये भी था कि किस प्रकार, जैसे कल हम लोगों ने बात की थी वित्तीय समावेशन की, इसी प्रकार ये भी था कि जो भूमि है, भूमि भाई अधिक से अधिक लोग डिस्ट्रीब्यूट की जाए। क्योंकि पहले राजा महाराजा टाइप के लोग हुआ करते थे। तो होता क्या था कि आप राजा हैं, आपकी भूमि है, लेकिन उस भूमि पर आपका अधिकार नहीं हुआ करता था। आप करते क्या थे, सिर्फ आप जाकर भूमि पर खेती करते थे, उस खेती के एवज में लगान के रूप में उनको कुछ उस खेती में जो उपज हुआ करती थी उसको दे दिया करते थे। तो ये सब बहुत ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था थी जो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरनाक थी। और होना ये चाहिए था कि हम लोगों के जो भी भूमि थी, पहले बात जो जिस भूमि का कुछ अता पता नहीं था उसको भी गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो भूमि सुधार का सिंपल मतलब ये नहीं है कि केवल हमने जमींदारों से जमीन ले ली। भूमि सुधार के अंदर एक चकबंदी भी प्रोसेस होता है, जिसके तहत जैसे मान लीजिए आपकी जमीन एक यहाँ पर है, एक बहुत दूरी पर है, तो उन जमीन को हम लोग कंसोलिडेट कर लेंगे, एक जगह पर ले आएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो रकबा है, आपका जो क्षेत्र है वो बड़ा हो जाएगा। आप अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग कर लेंगे। अत्याधुनिक जब मशीनों का उपयोग कर लेंगे तो आपका होगा क्या कि आपकी जो उपज की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए भूमि सुधार के उद्देश्य की हम लोग बात करें, ठीक है, तो उस उद्देश्य के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले क्या था कि एक अगर नैतिक स्तर पे बात करें तो जो एक कल्याणकारी राज होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, उस वेलफेयर स्टेट का भी एक कर्तव्य होता है कि जो भूमि है उस भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन अधिक से अधिक लोगों में हो। अगला हम लोग बात करते हैं कि गरीबी उन्मूलन जैसी समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी क्या कहते हैं दूर करना। तो भूमि सुधार के बात करते हैं, ठीक है, आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता को कम करना। अगर बात गरीबी उन्मूलन, लोगों में सामान्य मान्यताएं प्रदान करना, गरीबी उन्मूलन एवं लोगों में सामान्य मान्यताएं प्रदान करना। ऐसे बहुत से उद्देश्य थे जिन उद्देश्यों के तहत भूमि सुधार की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को अपनाया गया। अब देखिए ये तो हमारा उद्देश्य हो गया, लेकिन अब इन उद्देश्यों की हम लोग पूर्ति कैसे करेंगे। मान लीजिए उद्देश्य हो गया, ठीक है, इन उद्देश्य की पूर्ति हम लोग किस प्रकार करेंगे, ठीक है। तो इसकी पूर्ति करने के लिए गवर्नमेंट, आज जैसे आप हैं, आपका उद्देश्य क्या है कि आपका उद्देश्य मान लीजिए लेखपाल बनना है, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी। उस उद्देश्य की पूर्ति ये होगी कि आप अच्छी किताबों का अध्ययन करें, आप अपने सिलेबस को बार बार पढ़ें, एक चीजों को 10 बार 15 बार रटें, ठीक है। तो ये ऐसे इस प्रकार से क्या था कि भूमि सुधार का कुछ उद्देश्य था। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भारतीय सरकार थी, ठीक है, तब से लेकर आज तक भारतीय सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं जिनका क्रियान्वयन किया गया है। तो यही क्या होंगे, भूमि सुधार की पूर्ति के लिए जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो भूमि सुधार के उपाय के अंतर्गत आएंगे। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं पूर्ति के लिए उपाय,
तो अब हम लोग भूमि सुधार उपाय को देखेंगे। भूमि सुधार उपाय, भूमि सुधार उपाय, ठीक है। तो इस उपाय में मतलब सबसे पहले देखेंगे मध्यस्थों का उन्मूलन, अगला जो होगा काश्तकारी सुधार, अगला हम लोग बात करते हैं जो उसमें आपका हो जाएगा लगान का नियमन, अगली हम लोग बात करते हैं कास्ट अधिकार की सुरक्षा, ठीक है। तो ये थे कुछ भूमि सुधार के उपाय, हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मध्यस्थों का उन्मूलन, मध्यस्थों का उन्मूलन क्या था कि जैसे कोई भी चीज है, आज अगर हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग डिजिटलाइजेशन, अगर हम डिजिटल वर्ड को अपना रहे हैं या हमारी सरकार है डिजिटल वर्ड की तरफ इशारा कर रही है, तो क्या है जनधन खाता खोलेगा, इसका उद्देश्य क्या था? उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो धन मान लीजिए सरकार के 1 रुपए चलता है तो हमारे आते आते 10 पैसे हमारे पास पहुंचता था। तो कहीं पर भी मध्यस्थ, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं बिचौलिया भी, मान लीजिए बिचौलिया भी कहते हैं, तो इनका उन्मूलन भूमि सुधार के अंतर्गत भी था। होते क्या थे, आपके बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते, उनको उनकी भूमि का खुद नहीं पता हुआ करता था। जो बीच के लोग होते थे वो क्या करते थे, बता देते थे कि आपकी भूमि है, ठीक है, जब मान लीजिए आपकी भूमि है और बता देते थे किसी दूसरे की भूमि है। तो इस प्रकार क्या था, जो मध्यस्थों की भूमिका थी, वो मध्यस्थों की भूमिका भी भूमि सुधार या जो भूमि संबंधी जो दुविधाएं थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती थी। काश्तकारी सुधार, काश्तकारी, देख काश्त का मतलब सिंपल से मतलब समझिए कि आप किसान होता है, तो इससे में क्या किया गया, किसानों से संबंधित बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, लगान का नियमन किया गया और काश्तकार अधिकार की सुरक्षा। लगान का नियमन किस प्रकार किया गया, आप अगर बहुत पुराने डेज में जाएंगे तो होता क्या था, मान लीजिए आपकी कुल 10 क्विंटल की उत्पादन हो रहा है, तो उस 10 क्विंटल के उत्पादन में भी आपको 5 क्विंटल क्या करना पड़ता था कि एक एज अ लगान देना पड़ता था। तो ये सब ऐसी बहुत सी कुरीतियां थी या बहुत सी ऐसे जो दुविधाएं थी जो कहीं ना कहीं भूमि सुधार के लिए बहुत ही जरूरी थी। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजाद होने के फलस्वरूप इन जो नियम कानून थे, इन नियम कानूनों पर भी अमल किया गया, जिसके फलस्वरूप आज देख रहे हैं आज उतनी दुविधा नहीं है। आज जिस प्रकार से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन भूमि तो उतनी है, लेकिन उस एवज में भी जो इन सब कमियां थी, इन सब कमियों को दूर कर लिया गया। तभी आप देख रहे हैं कि भारत दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, रिकॉर्ड स्तर पर उत्पादन कर रहा है। तो ये सब कैसे संभव हो पाया है, प्लस इसमें कुछ अब डिजिटलाइजेशन भी हो गया है कि आप घर बैठे जो अपनी भूमि है उस भूमि का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब इससे संबंधित कुछ आंदोलन है, कुछ नियम कानून है और फाइनली जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें हैं जो कि भूमि सुधार और ग्राम विकास से संबंधित है, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, इसमें आपको बताने कुछ नहीं हो। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बोर ना हो, आप लगातार पढ़ाई करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और इस वीडियो को हम लोग यहीं पर अंत करेंगे। और जो इसका दूसरा पार्ट है, एक पार्ट अभी और आएगा जिसमें हम लोग जो इसमें बचे हुए भाग हैं उस बचे हुए भाग को देखेंगे। और प्लस अभी हालांकि इससे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उस क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे आए, वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हुआ हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।